गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की एग्रीकल्चर बायो जो हमने शुरू की थी। हम पढ़ रहे थे हमारा पहला लेसन पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य एवं विधियों के बारे में। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था जनन द्रव्य संग्रह और जनन द्रव्य संग्रह की कुछ क्रियाओं के बारे में अपन चर्चा की थी। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अगला है टॉपिक वो है पादप पूर्व स्थापन के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, पादप पूर्व स्थापन के लाभ, दोष और पुनरुत्पादन लास्ट में अपन ने पढ़ा था। अब अपन आगे शुरू करते हैं आनुवांशिक अपर्दन। आनुवांशिक अपर्दन क्या होता है तो देखिए, आनुवांशिक अपर्दन, पहले इसको डिवाइड कर देते हैं दो बराबर भागों में। अगला है हमारा आनुवांशिक अपर्दन। आनुवांशिक अपर्दन का क्या मतलब होता है? आनुवांशिक अपर्दन का मतलब होता है कृषि खेती के प्रारूपों और उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित विविधता को धीरे धीरे क्या करना, कमी आना, आनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। जंगली संबंधियों और कृषि खेती के जो फसलें हैं और उनके जंगली संबंधियों के बीच जो विविधता में धीरे धीरे कमी आना, ठीक है, विविधता में धीरे धीरे कमी आना आनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। ठीक है, तो कृषि प्रारूपों एवं उनके जंगली संबंधियों, उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित विविधता में धीरे धीरे कमी आना क्या कहलाता है? आनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। आनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। ठीक है, आनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या क्या है? आनुवांशिक अपर्दन या खेती के जो प्रारूप है और उनके जो जंगली संबंधी उनके बीच विविधता कम होने का कारण क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला कारण है कारण। इसके कारण क्या है? तो पहले कारण की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए, पहला कारण है उत्तम किस्मों का व्यापक स्तर पर उगाया जाना। जो उत्तम किस्में होती है उनको व्यापक यानी व्यापार की तरीके से बहुत ही ज्यादा संख्या में उगाया जाना, एक धीरे धीरे विविधता कम होती है। ठीक है, तो उत्तम किस्मों का व्यापक स्तर पर उगाया जाना, ये क्या है? यह एक हमारा व्यापक स्तर पर उगाया जाना एक कारण है आनुवांशिक अपर्दन का। दूसरा है खेती की जो सुधरी हुई पद्धतियों के कारण फसलों में जो जंगली प्रारूप समाप्त होना। जो जंगली प्रारूप है खेतों में, जो सुधरी हुई पद्धतियां हैं, सुधरी हुई किस्में हैं, ठीक है, उनके ज्यादा उपयोग से जंगली प्रारूप तो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं क्योंकि उन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जंगली प्रारूप, जंगली संबंधी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, खेती की सुधरी पद्धतियों के कारण फसलों के जंगली प्रारूप का क्या होना? समाप्त होना। फसलों के जंगली प्रारूप का समाप्त होना क्या है? एक आनुवांशिक अपर्दन का कारण है। ठीक है, फिर जंगली जो जंगली क्षेत्र होते हैं, जंगली क्षेत्रों
को खेती व चारा के लिए उपयोग में लेना। जहाँ जंगल के क्षेत्र होते हैं वहां खेती करने के लिए या चारा घास चराने के लिए उपयोग में लेने से क्या होता है, जंगली प्रारूप नष्ट हो रहे हैं, जिससे क्या होता है, आनुवांशिक अपर्दन कम, आनुवांशिक अपर्दन हो रहा है। ठीक है, तो जंगली क्षेत्रों का चारागाह व खेती के उपयोग में लेना। खेती के उपयोग में लेना क्या कहलाता है, हमारा जंगली क्षेत्रों का चारागाह व खेती के उपयोग में लेना। ठीक है, फिर देख लिए जंगली क्षेत्रों में क्या, औद्योगिक, विद्युत परियोजना, रेल, सड़कों, मार्गों का निर्माण आदि भी क्या है, आनुवांशिक अपर्दन के कारण है। ठीक है, जंगली क्षेत्रों में औद्योगिक निर्माण, ठीक है, विद्युत परियोजना का निर्माण, ठीक है, फिर रेल, सड़कों, भवनों का निर्माण। ठीक है, ये क्या है, ये सब जंगली क्षेत्रों से जंगली प्रारूपों को नष्ट करने के कारण है, जिससे आनुवांशिक अपर्दन भी होता है। ठीक है, आगे देखिए, नए खरपतवार के पूर्ण स्थापन से जंगली संबंधियों का आंशिक या पूर्ण लोप हो जाना है। नई जो खरपतवार आती है पूर्ण स्थापन के साथ साथ जब पूर्ण स्थापन करते हैं, ठीक है, तो पूर्ण स्थापन फसल के साथ जो नए खरपतवार आते हैं वो जंगली फसल को या तो बिल्कुल जंगली संबंधियों प्रारूप को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं या लोप कर देते हैं। आंशिक, आधा या पूर्ण रूप से लोप होना। ठीक है, 5वां, नई खरपतवार के पूर्ण स्थापन से जंगली संबंधियों का आंशिक या पूर्ण लोप होना का, आंशिक यानी आधे रूप से या पूर्ण लोप होना, पूरा लोप होना या पूर्ण लोप होना, ये कारण है एक इसका जो आनुवांशिक अपर्दन का कारण है। ठीक है, फिर देखिए उद्गम केंद्र की चर्चा करें अपन। उद्गम केंद्र की चर्चा करें, देखिए उद्गम केंद्र क्या होता है। जो रूसी आनुवांशिकविद थे, एक वैज्ञानिक आनुवांशिकविद थे वेविलोन, रूसी आनुवांशिकविद वेविलोन ने अपने अध्ययनों के आधार पर सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया, उन्होंने अध्ययन किया और उसके आधार पर सुझाव दिया कि फसलों का जो जंगली प्रजातियों का जो उद्गम संसार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही हुआ है। जो जंगली प्रजातियां हैं वो कुछ खास क्षेत्रों से ही क्या हुई, सभी फसलों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और इन क्षेत्रों को इन्होंने उद्गम केंद्र नाम दिया। ठीक है, तो देखिए प्रसिद्ध रूसी आनुवांशिकविद, तो रूसी आनुवांशिकविद कौन, वेविलोन ने क्या किया, वेविलोन ने अपने अध्ययनों के आधार पर, वेविलोन ने अपने अध्ययनों के आधार पर सुझाव दिया, उन्होंने अध्ययन किया और उसके आधार पर सुझाव दिया कि जो जंगली प्रारूप है फसलों के का, जंगली प्रजातियों का उद्गम फसलों के जंगली प्रजातियों का उद्गम, फसलों के जो जंगली प्रजाति हैं उनका उद्गम कैसे हुआ है, उनका उद्गम
संसार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से हुआ है उद्गम। संसार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से हुआ है। इन विशिष्ट क्षेत्रों को उद्गम केंद्र कहा गया। इनको क्या कहा गया? उद्गम केंद्र कहा गया। ठीक है, अब ये उद्गम केंद्र कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्राथमिक उद्गम केंद्र, और एक तरफ अपन लिखेंगे प्राथमिक उद्गम केंद्र और दूसरी तरफ लिखेंगे अपन उसकी फसलें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते, इधर लिखते हैं प्राथमिक उद्गम केंद्र और एक तरफ लिखेंगे अपन फसलें। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से। तो प्राथमिक उद्गम केंद्र में जो पहला है चीन, और चीन से कौन कौन सी फसलें उत्पादित हुई है। तो देखिए निकली है प्राथमिक केंद्र। सबसे पहले कहाँ उगाए गए, कौन सी फसलें सबसे पहले चीन में उगाई गई? तो सोयाबीन, मूली, बैंगन, ये चीन में उगाई गई। सोयाबीन, मूली, बैंगन, ये सब सबसे पहले क्या हुई? चीन में उगाई गई। इसलिए चीन का प्राथमिक केंद्र, सबसे पहला केंद्र जो था वो कौन सा था? हमारा चीन था। फिर भारत की चर्चा करते हैं। भारत में कौन कौन सी फसलें प्राथमिक रूप से उगाई गई, सबसे पहले उगाई गई? तो देखिए चर्चा करते हैं उसकी। धान, अरहर, चना, लोबिया, मूंग। धान, अरहर, चना, लोबिया, मूंग। धान, अरहर, चना, लोबिया, मूंग। ठीक है, मूंग। गन्ना, काली मिर्च, गन्ना, काली मिर्च, आम, हल्दी, केला। इसी तरह गन्ना, काली मिर्च, आम, काली मिर्च, आम, हल्दी, केला आदि। आम, हल्दी, केला, ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? भारत में इनका प्राथमिक केंद्र था। फिर मध्य एशिया या अफगानिस्तान। तीसरा है मध्य एशिया या अफगानिस्तान। मध्य एशिया अफगानिस्तान में कौन सी फसलें सबसे पहले, कौन सी फसलें हैं जिनका सबसे पहले कहां उगाया गया? मध्य एशिया अफगानिस्तान में। तो देखिए राई, अलसी, तिल, गाजर, प्याज, लहसुन, बादाम, अंगूर, सेब। राई, अलसी, तिल, गाजर। राई, अलसी, तिल, गाजर, प्याज, लहसुन, अंगूर, बादाम। प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन, अंगूर, बादाम, अंगूर, बादाम, सेब। ये सब सबसे पहले कहां हो गए? इनको माना जाता है मध्य एशिया अफगानिस्तान को इनका प्राथमिक केंद्र माना जाता है। फिर है एशिया माइनर या पर्सिया। एशिया माइनर या पर्सिया की चर्चा करें अपन। ठीक है, एशिया माइनर या पर्सिया में कौन कौन सी फसलें सबसे पहले उगाई गई? तो देखिए राई, लसन, पत्ता गोभी, जई, अंजीर, अनार, अंगूर, बादाम। राई, लसन, राई, लसन, पत्ता गोभी, लसन, पत्ता गोभी,
पत्ता गोभी, जई, अंजीर, अनार, बादाम, अंगूर, जई, अंजीर, अनार, बादाम, अंगूर, ये फसलें कौन कौन सी हैं? ये फसलें हैं जो क्या करती हैं? एशिया माइनर, एशिया माइनर या पर्शिया में हो गई सबसे पहले। फिर देखिए भूमध्य सागरीय एबिसीनिया, भूमध्य सागरीय एबिसीनिया एक क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय एबिसीनिया। यहाँ कौन सी फसल सबसे पहले उगाई गई, कौन कौन सी फसलें है, तो उसकी चर्चा करें अपन। तो देखिए जो मटर, पत्ता गोभी, प्याज, सेम, जवार, जो मटर, पत्ता गोभी, प्याज, सेम, जवार, ये इनके अलावा देखें बाजरा, मसूर, कुसुम, अरंड, कॉफी, भिंडी। इसके अलावा देखिए बाजरा, मसूर, बाजरा, मसूर, कुसुम, बाजरा, मसूर, कुसुम, अरंड, भिंडी, कॉफी, ये सब यहाँ हो गए। ठीक है, कॉफी ये सब यहाँ सबसे पहले हो गए। फिर देखिए मध्य अमेरिका या मैक्सिको की चर्चा करें। मध्य अमेरिका या मैक्सिको, मध्य अमेरिका या मैक्सिको की अगर चर्चा करें अपन तो इसमें कौन कौन सी फसलें सबसे पहले उगाई गई? तो देखिए मक्का, राजमा, सेम, शकरकंद, मक्का, राजमा, सेम, शकरकंद, तरबूज, खरबूज, मिर्च, पपीता, अमरूद, मक्का, राजमा, सेम, तरबूज, खरबूज, सेम, तरबूज, खरबूज, शकरकंद, इसके अलावा देखिए मिर्च, पपीता, अमरूद, मिर्च, पपीता, अमरूद, ये सब क्या है? ये हमारे सबके सब, ये हमारे सबके सब क्या है? फसलें हैं जो मध्य अमेरिका, मैक्सिको में उगाई जाती हैं। फिर एक देखिए दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो दक्षिण अमेरिका की चर्चा करें तो देखिए दक्षिण अमेरिका में आलू, मक्का, मूंगफली, अनानास, टमाटर, तंबाकू, रबर, आलू, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, अनानास आदि, अनानास, टमाटर, रबर, ये सब हमारे इस क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिका की प्राथमिक फसलें हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं उद्गम केंद्र के प्रकार कौन कौन से हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए उद्गम केंद्र के प्रकार, उद्गम केंद्र के प्रकार कौन कौन से हैं? उद्गम केंद्र के प्रकार, कितने प्रकार के उद्गम केंद्र माने गए हैं? ठीक है, तो एक दो भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक उद्गम केंद्र और एक द्वितीयक उद्गम केंद्र। एक है हमारा प्राथमिक उद्गम केंद्र और एक है हमारा द्वितीयक उद्गम केंद्र। प्राथमिक उद्गम केंद्र और द्वितीयक उद्गम केंद्र दो चीजें हैं। ठीक है, दो प्रकार के उद्गम केंद्र। देखिए प्राथमिक उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? जिस क्षेत्र में क्या होता है, किसी फसल की उत्पत्ति जंगली प्रजातियों से होने का विश्वास किया जाता है। जिस क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति
किसी जंगली प्रजातियों से होने का विश्वास किया जाता है, इस फसल को क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्र को फसल का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी जंगली प्रजातियों से होने का, कि हमारा कोई फसल उगा रहे हैं और हम जिस क्षेत्र में गए हैं वह उस फसल का उद्गम केंद्र अर्थात जंगली संबंधियों का है, ठीक है, तो उस क्षेत्र को अपन प्राथमिक उद्गम केंद्र कहते हैं। जिस क्षेत्र में किसी फसल की जिस क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति जंगली क्षेत्र, जिस क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति जंगली प्रजातियों से होने का विश्वास किया जाता है, उस क्षेत्र को फसल का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहा जाता है। प्राथमिक उद्गम केंद्र कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, प्राथमिक उद्गम केंद्र कहा जाता है। द्वितीयक उद्गम केंद्र में क्या होता है? जिन क्षेत्रों में किसी फसल के कृषि प्रारूपों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। खेती के जो प्रारूप होते हैं, जिन क्षेत्रों में खेती के प्रारूपों में बहुत ही ज्यादा विविधता, अलग अलग प्रकार की फसलें वहां खेती के प्रारूप में पाई जाती हैं, तो उस फसल का द्वितीयक उद्गम केंद्र कहते हैं। क्योंकि वह अगर प्राथमिक उद्गम केंद्र होता है तो वहां उनकी फसलों में विविधता नहीं होती, वो सभी एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिन क्षेत्रों में किसी फसल के मध्य के कृषि प्रारूपों में जिन क्षेत्रों में किसी फसल के कृषि प्रारूपों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती हैं, ठीक है, उसे उस फसल का द्वितीयक उद्गम केंद्र कहा जाता है। द्वितीयक उद्गम केंद्र कहा जाता है, ठीक है, या कहते हैं। तो ये थी हमारे उद्गम केंद्र के बारे में चर्चा। फिर आगे अपन चलते हैं और पढ़ते हैं संकरण के बारे में। संकरण आपने कई बार पढ़ा होगा छोटी क्लासों से, ठीक है। तो संकरण क्या होता है? संकरण में हम क्या करते हैं? नॉर्मल सी परिभाषा, नॉर्मल सी चीज को अगर अपन देखें, संकरण में अपन क्या करते हैं? तो संकरण में अपन करते क्या है? संकरण में हम जो दो भिन्न प्रकार के पादपों के बीच क्या करते हैं? संकरण, क्रॉस करवा के उनका आपस में संलयन करवा के नए पादप का, नए जीव का उत्पन्न करते हैं। तो दो भिन्न प्रारूपों वाले पौधों में से एक विभेद के पराग कणों को क्या करते हैं? पादपों में अगर संकरण की बात करें तो इसमें पराग गण होता है, ठीक है। इसलिए दो भिन्न प्रारूपों, जिन प्रारूपों वाले विभेदों में से एक विभेद, पौधों में से एक विभेद का जो पराग कण होता है उसको दूसरे एक विभेद के परागकण को दूसरे विभेद के पुष्पों पर परागण करने तथा इन परागकणों से संतति प्राप्त करने को संकरण कहते हैं, ठीक है। पहले इसको लिखते हैं फिर इसको समझेंगे अच्छे से। दो भिन्न जीन प्रारूपों के पौधों में से दो भिन्न जीन
प्रारूपों के पौधों में से एक विभेद, दो भिन्न जीन प्रारूपों के पौधों में से एक विभेद के पराग कणों से, एक विभेद के पराग कणों को दूसरे विभेद के पराग कणों से दूसरे विभेद के पुष्पों का क्या करना, पुष्पों का परागण करना तथा इन परागणों से नई संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है, संकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए संकरण के दो उद्देश्य होते हैं। संकरण के उद्देश्य क्या क्या है, संकरण कोई करते क्यों है, उद्देश्य इसके संकरण के उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला तो है संकर बीज उत्पादन करना, यानी अच्छे किस्म के बीज उत्पादन करना, संकर बीज उत्पादन करना, पहली चीज है संकरण बीज उत्पादन करना। ठीक है, दूसरी जो उद्देश्य है वो है हमारा विविधता का उत्पादन। ठीक है, आनुवांशिक विविधता भी कैसी, आनुवांशिक तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे गमन करती हो, तो आनुवांशिक विविधता का उत्पादन, आनुवांशिक विविधता उत्पादन करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं अपन, देखें आगे है संकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं अपन। संकरण के प्रकारों की अगर तो देखें, संकरण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो देखिए अंतर प्रभेदी संकरण व दूरस्थ संकरण। संकरण के प्रकार की अगर अपन चर्चा करें, संकरण के प्रकार, अंतर प्रभेदी संकरण, और दूसरा है हमारा दूरस्थ संकरण। दूरस्थ संकरण, ठीक है, दूरस्थ संकरण। अंतःप्रभेदी संकरण में क्या होता है, पहले इसकी चर्चा करते हैं अपन। देखिए इसमें क्या होता है, एक ही जाति की विभिन्न किस्मों में आपस में संकरण करवाया जाता है। एक ही जाति होती है और उसके विभिन्न किस्मों में क्या करते हैं, आपस में संकरण करवाया जाता है। इसमें एक ही जाति की विभिन्न किस्मों में आपस में संकरण करवाया जाता है। आपस में संकरण करवाया जाता है एक ही जाति के विभिन्न किस्मों में। ठीक है, एक ही जाति के विभिन्न किस्मों में क्या करते हैं हम, इसमें आपस में संकरण करवाते हैं। ठीक है, अब पादप प्रजनन में जो ज्यादातर पादप प्रजनन में इसी संकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, सर्वाधिक उपयोग इसी संकरण विधि का किया जाता है। तो पादप प्रजनन में इसी संकरण विधि का सर्वाधिक उपयोग
किया जाता है। सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो अंतर प्रभेदी संकरण का पादप प्रजनन में पादपों की किस्मों के सुधार में क्या किया जाता है, इसी संकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए ये तो हो गया अंतर प्रभेदी संकरण का। दूसरा देखते दूरस्थ संकरण में क्या होता है। इसमें एक ही जाति के विभिन्न किस्मों में संकरण करवाया जाता है। इसमें भिन्न प्रजातियों के बीच संकरण करवाया जाता है। दो विभिन्न प्रकार की जातियों के पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है। ठीक है, इसमें दो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के बीच पौधों के बीच क्या करवाते हैं हम, संकरण करवाया जाता है। दो विभिन्न प्रजातियों के बीच संकरण करवाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन चर्चा करते हैं। तो आगे अपन दूरस्थ संकरण में और क्या क्या होता है। तो दूरस्थ संकरण में और होता है भिन्न प्रजाति एक ही जीनस या अलग अलग जीनस की हो सकती है। जो प्रजाति होती है उसमें जीनस एक भी हो सकता है या एक ही जीनस से हो सकती है, अलग अलग जीनस की हो सकती है। तो विभिन्न प्रजाति एक ही जीनस या अलग अलग जीनस की हो सकती है, अलग अलग जीनस की हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। ठीक है, इसे विस्तृत संकरण भी कहते हैं। इसे विस्तृत संकरण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विस्तृत संकरण भी कहते हैं। ठीक है, आगे अपन चर्चा कीजिए। देखिए संकरण की विधि कैसे होती है। तो संकरण की विधि, ठीक है, इसके 7 चरण होते हैं, ये ध्यान रखना। आगे संकरण की विधि के 7 चरण होते हैं। कौन कौन से। तो पहला देखिए, पहला चरण होता है जनकों का चयन। ठीक है, दूसरा चरण, जनकों के चयन के बाद दूसरा चरण होता है जनकों का मूल्यांकन। जनकों का मूल्यांकन, जनकों का मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद विपुंसन तीसरा होता है। विपुंसन तीसरा होता है हमारा विपुंसन। ठीक है, चौथा कैसे होता है, थैली लगाना। चौथा जो चरण होता है वो है थैली लगाना। थैली क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। 5वां है टेग लगाना। टेग लगाना अच्छे से। 6ठा है हमारा जो परागण करवाना। परागण करवाना और उसके परागण के बाद जो बीज उत्पन्न होते हैं F1 बीजों को क्या करना, एकत्रित करना। 7वां है F1 बीजों को एकत्रित करना। F1 बीजों को क्या करना, एकत्रित करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें आप इसका। इसके बाद जो संकरण विधि है उसको विस्तार से अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।